हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसकी सहायता से अपने को अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी थी। देखिए उसको किस प्रकार से अपने करेंगे, इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। सबसे पहले अपने अपवर्तन के नियम के अंदर पहले अपवर्तन को दिखाते हैं। अपवर्तन होता क्या है, मान लीजिए अपने पास एक पृष्ठ है mn, mn एक पृष्ठ है, कैसी पृष्ठ है, परावर्ती अपवर्तक पृष्ठ है, यानी एक पारदर्शी पृष्ठ है। कैसी पृष्ठ है ये, पारदर्शी पृष्ठ। नॉर्मली हमने अपवर्तन को जब सबसे पहले पढ़ा था, ओके कमल कुमार, अपने इंटेंसिटी की यूनिट की भी बात करेंगे इसी चैप्टर में। एक बार पहले इसको डिस्कस करते हैं। पारदर्शी पृष्ठ की अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपवर्तन के नियमों को हमने पढ़ा, तो अपवर्तन के नियमों के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अपवर्तन जो होता है उसके अंदर एक पारदर्शी पृष्ठ है, उसके ऊपर एक किरण आपतित होती है, प्रकाश की एक किरण जब आपतित होती है तो वो उस पृष्ठ से जो अपवर्तित होती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब पृष्ठ को वो पार करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे अपने पास दो माध्यम है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक मैं लिख देता हूं n1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मैं लिख देता हूं n2। दोनों माध्यम की विशेषता लिख दी। अब हो सकता है n1 बड़ा हो n2 से, हो सकता है n2 बड़ा हो n1 से, एक अलग कंडीशन है। अब अपने अनिश्चितता का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई करते, ये सॉरी हाइगेन का तरंग सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत वहां पे प्रकाश जो है उसको तरंग मानता है, एक तरंगाग्र के रूप में परिभाषित करता है। और सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक जब आ रहा है तो वो तरंगाग्र बन जाता है, एक प्रकार का समतल तरंगाग्र। माना एक समतल तरंगाग्र, माना एक समतल तरंगाग्र है अपने पास, वो समतल तरंगाग्र क्या होता है, इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है। माना एक समतल तरंगाग्र है, वो इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है। तो देखिए तरंगाग्र के साथ अपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो प्रदर्शित करेगी प्रकाश की किरण को। तो ये बन जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है। इसी प्रकार से इस एंगल पे अपने यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएं, ये क्या बन जाएगी, एक प्रकाश की किरण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। अब पृष्ठ का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने इस प्रकार से बना दिया कि ये अभिलंब है। वैसे ही पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब कहां पे होगा, यहां पे होगा। अभिलंब हमेशा बनाता है कोण 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, अब अपने इस तरंगाग्र की बात करते हैं कि हमारा जो तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र, उसके दो हिस्से हैं। दो हिस्सों में से पहला हिस्सा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो पारदर्शी पृष्ठ mn के ऊपर आपतित होता है। तो इस जो तरंगाग्र है उसका ए हिस्सा है वो पृष्ठ के ऊपर पहले आपतित हो जाता है। ए हिस्सा जो है वो पृष्ठ के ऊपर पहले आपतित हो जाता है। वहीं जो बी पार्ट है वो क्या होता है, कुछ समय के पश्चात आपतित होता है। वो जो समय अंतराल है, माना ए तथा बी के
पृष्ठ पर आपतन में उत्पन्न समय अंतराल, आपतन में उत्पन्न वो समय अंतराल मैं मान लेता हूं टी, कि ए के बाद बी जो है वो टी समय के पश्चात आपतित होता है। ए के बाद बी जो है वो टी समय के पश्चात वहां पे क्या होगा, आपतित होगा। तो ए तथा बी के पृष्ठ पर आपतन में उत्पन्न समय अंतराल कितना हो जाएगा, हमने लिख दिया टी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे ही ए जब आपतित होता है तो मान लीजिए वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। बी जब आपतित होता है तो बी भी मुड़ जाएगा। अब यहां से अपवर्तन के पश्चात जब बी यहां से लेकर के यहां तक पहुंचता है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी डेश। बी जब बी पॉइंट से लेकर के ये तरंगागर बी डेश तक पहुंचता है, इतने में ए जो है वो कहां पर पहुंच जाता है, ए डेश तक। ए जो पार्ट है वो कहां पर पहुंच जाता है, ए डेश तक पहुंच जाता है। तो अपवर्तित तरंगागर कौन सा हो जाएगा, ये तरंगागर क्या हो जाएगा, यहां पर अपवर्तित तरंगागर। तरंगागर है, प्रकाश की किरण अपने दिखा रहे हैं, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहां पे 90 डिग्री का। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए डेश, ये पॉइंट हो गया बी डेश, ये है ए, ये हो गया बी। अब देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण अपने यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये कोण क्या होता है, आपतन कोण आई। ये कोण कौन सा होता है, आपतन कोण आई। ये जो कोण है वो है अपवर्तन कोण आर, ये जो कोण है वो कौन सा है, अपवर्तन कोण आर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। अब देखिए ये कोण आई है, ये कोण है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, टोटल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस में आई। ये जो कोण होगा वो कितना आ जाएगा, आई। ये जो कोण है वो कितना आ जाएगा, आई। इसी प्रकार ये कोण कितना है, आर, तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस में आर, और ये कोण हो जाएगा आर। ठीक है, डायग्राम में कोई आपको डाउट है, ये कोण आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस में आई, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोण आ जाएगा अपने पास आई। इसी प्रकार ये आर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस में आर, और ये कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो डाउट को पूछ सकते हो आप लोग। देखिए अब अपने बात करते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी बी डेश में। ए बी ट्रायंगल ए बी बी डेश में अपने निकाल लेते हैं साइन आई। साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके सामने की भुजा यानी बी बी डेश लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए बी डेश, कर्ण हो जाएगा ए बी डेश। समीकरण नंबर मैंने इसको लिख दिया 1। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए डेश बी में। इस त्रिभुज में अपने बात कर लेते हैं साइन आर की। साइन आर किसके बराबर होगा, तो साइन आर लंब बटे कर्ण, यानी ए डेश अपॉन में ए बी डेश। समीकरण नंबर आ जाएगी 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हमने यहां पे फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद अपने क्या काम करेंगे, हमें फाइंड करना है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी बी डेश अपॉन में ए बी डेश मल्टीप्लाई विद ए डेश अपॉन में ए बी डेश। कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ए बी डेश से ए बी डेश कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास साइन आई अपॉन में साइन आर की वैल्यू क्या बचेगी,
साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू बी डैश अपॉन में ए डैश। समीकरण नंबर मैंने लिख दिया इसको 3। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या होगा, माना माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, मीडियम फर्स्ट है उसमें प्रकाश की चाल है v1 और सेकंड है उसमें प्रकाश की चाल क्या है v2। अब b से b डैश तक पहुंचने में a तथा b पृष्ठ पर आपतन में उत्पन्न समय अंतराल कितना है, t है। यानी b से b डैश तक पहुंचने में समय कितना ले रहा है, t। और किस चाल से चल रहा है तरंगागर, v1 चाल से चल रहा है, तब बी डैश कितना होगा, बी डैश का मान हो जाएगा चाल गुणा में समय v1 गुणा में t, तथा इसी समय t के अंदर क्या होता है, a से तरंगागर का ये हिस्सा है वो कहां तक पहुंच जाता है, a डैश तक। लेकिन चाल क्या होती है v2, तब a डैश बराबर कितना हो जाएगा, v2 गुणा में t। दूरी कितनी हो जाएगी, v2 गुणा में t। अब ये वैल्यू हम कहां पर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं मान समीकरण 3 में रखने पर साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू v1t अपॉन में बराबर हो जाएगा v1 अपॉन में v2। हमारे पास क्या आ गया, साइन आई अपॉन में साइन आर की वैल्यू आ गई v1 अपॉन में v2। अब अपने क्या काम करते हैं, अभी तक स्नेल का जो नियम था वो हमारे पास नहीं आया, तो हम एक काम करते हैं v1 अपॉन में c मल्टीप्लाई विद c अपॉन में v2। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं कि c से मल्टीप्लाई कर दिया और c से डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। नेक्स्ट अपने पॉइंट में बात कर लेते हैं अपवर्तनांक की। We know that अपवर्तनांक क्या होता है, c अपॉन में v। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड विद माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो n1 बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन में v1 तथा n2 बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन में v2। c अपॉन में v1 और c अपॉन में v2 किसके बराबर आ जाएगा, n1 और n2 के। ये है इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट करते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, v1 अपॉन में c। यानी c अपॉन में v1 को अपने क्या लिख सकते हैं, n1। c अपॉन में v2 को अपने लिख सकते हैं n2। समीकरण नंबर 5। और यही क्या है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। इस प्रकार से हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से अपने स्नेल के नियम को व्युत्पत्ति कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो डाउट को पूछ लीजिए।